बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें और किससे मुंसिफी चाहें। पुलिस अपराध करती है, पुलिस झूठ बोलती है, पुलिस फैब्रिकेटेड केस लगाती है। अंबिकापुर के सिटी कोतवाली में पंकज बेक नामक एक आदिवासी युवक को पुलिस ला करके 3rd डिग्री टॉर्चर करती है और उसे इतना मारती है कि वो मरने के कगार पे पहुंच जाता है। जब पुलिस ये देखी कि अब ये नहीं बचेगा तो अंत में मानवघाती फांसी देकर बगल के अस्पताल में, थाने के बगल के अस्पताल में उसे टांग देती है और इसे आत्महत्या का रूप देती है। 9 जनवरी की रात को जैसे ही पुलिस परिवार के द्वारा एक बहुत बड़े घोटाले, जो पुलिस के आवास घोटाले कथित रूप से हम कह सकते हैं, कि खुलासा किया उसने कि जो पुलिस के आवास है उस आवास में प्रत्येक क्वार्टर को अलॉट करने के लिए 40,000, किसी से 60,000, किसी से 90,000 ले करके पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें क्वार्टर दिया है। पत्रकार ने एक ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले को जो तरह तरह का अपराध करता है उसके लिए हरामखोर लिख दिया, तो मैं नहीं समझता कि कुछ गलत किया। पुलिस जो है बर्बर हो जाएगी, अराजक हो जाएगी और फिर किसी गरीब का जमीन वापस दिलाने वाला पत्रकार दोबारा नहीं मिलेगा। पुरानी सरकार में हम पे बहुत अत्याचार हो रहा है, तो हमारे इस ग्रुप में से 2-3 पत्रकार जा रहे हैं और आने वाली सरकार को समर्थन कर रहे हैं, तो इन पत्रकारों ने कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट किया होगा, आने वाली सरकार को सपोर्ट किया होगा। आप अपने बूते पे अगर सरकार बना लेते तो बिल्कुल आपको हक था अपनी इच्छा चुनते, लेकिन आपको वहां पे तरजीह मिली है एक पत्रकार होने के नाते, और आप वहां पर जा करके अगर अपने पत्रकार साथियों को भूल जाते हैं तो मैं समझता हूं आप नैतिक अपराध करते हैं। नमस्कार, मैं दीपक। एक पत्रकार की गिरफ्तारी और उससे जुड़े हुए सवाल को लेकर आज हमारे साथ हैं अकील जी। अकील जी, बताइए क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला है भारत सम्मान नामक एक अखबार और डिजिटल मीडिया ग्रुप के प्रधान संपादक जितेंद्र कुमार की गिरफ्तारी पे। जितेंद्र कुमार रायपुर में पुलिस परिवार आंदोलन जो चल रहा है उसकी कवरेज करने के लिए गए हुए थे और वहाँ पर 9 जनवरी की रात को जितेंद्र कुमार ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि उस खुलासे में पुलिस परिवार की महिलाएं बताती हैं कि जो हाउस अलॉटमेंट पुलिस को हुई है उस हाउस अलॉटमेंट में किसी से 40,000, किसी से 60,000, किसी से 1 लाख रुपए लेकर वो हाउस अलॉटमेंट किया गया है। अब इस घोटाले के उजागर होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी सख्ते में आ गए। पहले से दुर्भावना से ग्रसित पुलिस ने कुमार जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उन्होंने एक प्रकार से कहूँगा मैं इल्लीगल डिटेन करके 20 घंटों तक रखा। दबाव में फिर उन्होंने गिरफ्तारी शो की, नहीं तो हो सकता था कि पुलिस की दुर्भावना के कारण पुलिस उनकी हत्या भी कर देती। आप दुर्भावना कैसे कह सकते हैं? अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक फैसलों में कहा है कि संगठित अपराधियों का एक ग्रुप मैंने पुलिस के सिवाय दूसरा नहीं देखा। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात मानूं या आपकी इस धारणा की बात मानूं कि कुछ ना कुछ कारण होगा तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया होगा। अब विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक फैसलों में मुंशी सिंह गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महबूब बच्चा वर्सेस स्टेट ऑफ अदर्स, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इन सब की जजमेंट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पढ़ लीजिए। आप उन्हें देख लिए कि कैसे कैसे घिनौने कृत्य पुलिस वालों ने किए हैं। पुलिस वालों का चरित्र यह है कि मार्कंडे काटजू साहब ने फैज अहमद फैज साहब की एक लाइन से अपने जजमेंट का महबूब बच्चा वर्सेस स्टेट ऑफ अदर्स में शुरुआत किया। उन्होंने सबसे पहले लिखा, बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें और किससे मुंसिफी चाहें। ये वह केस था जिसमें पुलिस वालों ने एक व्यक्ति को पीट करके मारा और मरने से पहले उसकी पत्नी का उसके सामने बलात्कार किया। ये वही पुलिस का चेहरा है जिस पुलिस के बारे में आप कह रहे हैं कि यदि उसने कुछ किया होगा तभी उसे गिरफ्तार किया होगा। तो आप ये बिल्कुल मत कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि सारे पुलिस वाले अपराधी हैं, लेकिन पुलिस अपराध करती है, पुलिस झूठ बोलती है, पुलिस फैब्रिकेटेड केस लगाती है। अंबिकापुर के सिटी कोतवाली में पंकज बेक नामक एक आदिवासी युवक को पुलिस ला करके 3rd डिग्री टॉर्चर करती है और उसे इतना मारती है कि वो मरने के कगार पे पहुंच जाता है। जब पुलिस ये देखी कि अब ये नहीं बचेगा तो अंत में मानवघाती फांसी देकर बगल के अस्पताल में, थाने के बगल के अस्पताल में उसे टांग देती है और इसे आत्महत्या का रूप देती है। उसमें
कुमार जितेंद्र ने वो भूमिका निभाई कि इन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। वहां से पुलिस दुर्भावना रखती है, और कैसे रखती है देखिए कि जो थानेदार था 2019 में इस कस्टोडियल डेथ का आरोपी, अपराध क्रमांक 712 आईपीसी सेक्शन 306/34 का मुलजिम पैसे के बल पे पुनः पदस्थ हो जाता है। और 9 जनवरी की रात को जैसे ही पुलिस परिवार के द्वारा एक बहुत बड़े घोटाले, जो पुलिस के आवास घोटाले कथित रूप से हम कह सकते हैं, कि खुलासा किया उसने कि जो पुलिस के आवास है उस आवास में प्रत्येक क्वार्टर को अलॉट करने के लिए 40,000, किसी से 60,000, किसी से 90,000 ले करके पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें क्वार्टर दिया है। यह खुलासा जैसे भारत सम्मान के फेसबुक पेज पे आता है, उसके 2 घंटे के बाद कुमार जितेंद्र को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। स्पष्ट है 2019 का जो थानेदार यहाँ पदस्थ था वही रायपुर में पदस्थ है। और जब उसने बताया बाकी के अधिकारियों को, मैं आरोप लगाता हूँ कि देखिए सर ये पुलिस विभाग के खिलाफ करता है, अब आप लोग भी नहीं बचेंगे, तो सारे पुलिस के अधिकारी एक हो गए। और कुमार जितेंद्र का मैं आरोप लगाता हूं कि पुलिस हत्या करना चाहती थी, इसीलिए 20 घंटों तक उसे इलीगल डिटेन करके रखा। उसने किसी को खबर नहीं दिया, उनकी पत्नी को खबर नहीं दिया, उनके पिताजी को खबर नहीं दिया। और जब दबाव बना है रायपुर प्रेस क्लब का और लोगों का, एक स्लिप दिया जिसमें पता चला हम लोग को रात को 10 बजे कि किस प्रकार से वो 151 सीआरपीसी 107 के अंतर्गत पुलिस ने उन्हें डिटेन करके रखा है और इसको लेकर के पूरे पत्रकार आंदोलनरत हैं। तो आपका यह कहना कि दुर्भावना पुलिस कैसे रखेगी, बिल्कुल पुलिस दुर्भावना रखती है। इतना ही नहीं, मैं जो भी बात कर रहा हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धाराओं को ध्यान में रख के बात कर रहा हूं। पिछले सप्ताह की बात करें आप, कुंदी कला ग्राम में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। एक धर्म विशेष को लेकर के शपथ दिलाया जाता है लोगों को। वहां पर की घटना है कि जब कवरेज करने भारत सम्मान का एक पत्रकार वहां पर जाता है तो वहां पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सामने, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने एडिशनल एसपी सरगुजा के धक्का मारते हुए देखते हैं और खुद भी कहते हैं उस पत्रकार से कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमको कोई भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि तुम भारत सम्मान से हो। भारत सम्मान पुलिस को हरामखोर लिखता है। जो होगा ना, जो होगा उसके लिए लिखा गया होगा। भारत सम्मान तुमको बयान नहीं दूंगा। और भारत सम्मान कानून व्यवस्था है कि नहीं? नगर में पूरी पुलिस आराम कर रहा है। आप लोग इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। एक बात और, इसी बात का मैं जवाब देना चाहूंगा, इसी बात का मैं जवाब दूंगा। मैं तुमसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, नहीं करूंगा। आप मेरे से बात कर रहे हैं ना, तो मेरे बात का जवाब दीजिए। कार्य में बाधा कर रहे हैं, शासकीय कार्य बाधा नहीं डाल रहा हूं, मैं बोलूंगा तभी शांति भंग नहीं कर रहा हूँ सर। वीडियो देखिए, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। नहीं मैं कर रहा हूँ आदमी, मैं शांति से बात करना चाहता हूँ। इसको अभी अरेस्ट करता हूँ सर। मैं बंद हो रहा है कि नहीं? बंद कर रहे हो कि नहीं? मैं बात को आप बंद कर रहे हो कि मैं तुमको लेके चलूं? नहीं सर, लेके चलूं क्या? मीडिया वालों को एक ऐसे आला अधिकारी का गैर जिम्मेदाराना रवैया एसडीएम के सामने, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सामने उसे थानेदार धक्का मारता है और वो सब देखते रहते हैं। और स्पष्ट से उन्होंने चीख के कहा है कि मैं तुमको कोई जवाब नहीं दूंगा क्योंकि तुमने पुलिस को हरामखोर कहा है। स्पष्ट है दुर्भावनावश पुलिस काम करती है। ठीक ही तो कहा है, क्या हरामखोर कहना सही है? जिसका भी हिंदी साहित्य में थोड़ा भी पकड़ होगा वो समझ जाएगा कि कठबोली में इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। हरामखोर, लतखोर, मुनाफाखोर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं मानक शब्दावली नहीं कहे जाते, लेकिन ये बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं और स्वीकार्य हैं। और किसी भी पत्रकार को, साहित्यकार को ये अधिकार है कि वो अपना खड़ी बोली में पत्रकारिता करेगा, भोजपुरी में करेगा या कठबोली में करेगा। तो कुमार जितेंद्र की मुझसे बात जब हुई थी और मैंने सबसे पहले उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मेरा जो मुख्य रूप से पत्रकारिता का जो भाषा है वो ठेले, खोमचे, रिक्शे वालों, आम आदमी को जो सीधे समझ में आए उनकी भड़ास को हम निकालते हैं। तो कठबोली में मैं पत्रकारिता करता हूं, तो मैं नहीं समझता इसमें कुछ गलत है। और अगर इसमें कुछ गलत है तो मुझे आप ये बताएं, एक एसडीएम जब एक टीचर को हमने वायरल वीडियो में देखा था बच्चों के सामने कहता, आइए मैं तुमको बताता हूं कि हरामखोर किसे कहते हैं। मैं गाली बता रहा हूँ, एक गाली है, ठीक है? गाली सुने हो?
नहीं सुने हो ना? चलो मैं सिखा देता हूं आज। का मतलब होता है जो आदमी बिना काम किए पैसा खाता है। समझ में आया? जो अपना काम नहीं करता है और उसको पैसा मिलता है और उस पैसा को खाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, हम किसी को ना फ्री का पैसा नहीं खाने देंगे। एक आईएएस ऑफिसर जूता रख के और एक गरीब पेशेंट को देखता है, तो इसलिए क्योंकि बड़े ओहदेदार हैं तो उनका जायज हो जाता है। और कुमार जितेंद्र हरामखोर शब्द का इस्तेमाल करता है। किसके लिए करता है? सुनिए, आप जाइए पता करिए। बेगमती रजक की जमीन, 5 करोड़ की जमीन को भूमाफिया जब 2.5 लाख रुपए दे के और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने के नाम पे पूरी जमीन को रजिस्ट्री कर लेते हैं सारे अधिकारियों को मिला करके, और पुलिस जब उल्टा पीड़ित पक्ष को भगा देती है, उसका एफआईआर नहीं लिखती है। इसी तरीके के कठबोली में जब लिखता है, पत्रकारिता करता है, तब उसकी जमीन वापस मिल जाती है। माफ कीजिएगा, हमारी न्यायपालिका में शायद उसको 20 वर्ष लगते तब उसकी जमीन मिलती। और इस कुमार जितेंद्र को मैं कहता हूं अवार्ड मिलना चाहिए। उस पर एफआईआर हुआ, उसकी जमीन वापस मिल गई। आप जाके पूछ सकते हैं, और ऐसे अनगिनत मामले हैं। तो हरामखोर शब्द कहना, आप देख लीजिए कि आईएएस आईपीएस जब अपने मातहत कर्मचारियों को, आज पुलिस परिवार आंदोलन क्यों हो रहा है? सिर्फ सैलरी और भत्तों के लिए नहीं हो रहा है। जो पुलिस में भी 10% अधिकारी हैं, 90% से ज्यादा सामान्य आरक्षक और पुलिस वाले हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जब आप देखिएगा ना कि पुलिस के आला अधिकारी एक सिपाही को कितने भद्दी भाषा में बात करते हैं। इनके थानों में जब कोई गरीब आता है तो उससे, अब शब्द को मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पर, वो सभ्य समाज में लिया नहीं जा सकता, उसकी पूरी इज्जत उतार देते हैं। तो एक पत्रकार ने एक ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले को जो तरह तरह का अपराध करता है उसके लिए हरामखोर लिख दिया, तो मैं नहीं समझता कि कुछ गलत किया। बिल्कुल उसे करना चाहिए। और मान लीजिए अगर उनको लगता है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को, तो हो जाए। अगर वो गाली की श्रेणी में आता है तो 294 आईपीसी में कई फर्जी उनके ऊपर एफआईआर करते हैं, एक और कर दे। वो नहीं कर सकते तो मानहानि करें। लेकिन मानहानि कैसे करेंगे? आईपीसी 499 के अपवाद 1, 2, 3 को उठा के देख लीजिए आप, कि सत्य बात कहना, किसी लोक सेवक के सार्वजनिक आचरण पे लांछन लगाना मानहानि नहीं है। या आप एक काम करिए, बहुत आसान है, आप सड़क पे चले जाएं और बिना कैमरा के लोगों से बस इतना कह दीजिएगा कि भाई पुलिस के अधिकारी, मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूं, उन गरीब सिपाहियों की नहीं, बेचारे जो साइकिल से आज भी जाते हैं, जिनके साथ ये बहुत अमानवीय व्यवहार करते हैं। ज्यादातर अधिकारी ही इस तरह का अपराध करते हैं। आप उन अधिकारियों के बारे में बस इतना कहिए, बस इतना कह दीजिएगा कि थानेदार ईमानदार होता है। सबसे आप सवाल पूछ लीजिए, आप तो बहुत सारे वीडियो बनाते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर उसको अधिकार है कि वो कठबोली में अगर करना चाहता है अपना, तो कठबोली में वो कर सकता है। अब इस तरह की चीजें उसकी व्यक्तिगत मत है। अगर कुछ अपराध है तो भाई आप उसको करिए और अपराध पंजीबद्ध कीजिए। याद रखिएगा, अगर इस तरह के पत्रकार नहीं बचे तो ये पुलिस जो है बर्बर हो जाएगी, अराजक हो जाएगी, और फिर किसी गरीब का जमीन वापस दिलाने वाला पत्रकार दोबारा नहीं मिलेगा। आपके बताने के हिसाब से अगर पत्रकार के साथ अन्याय हो रहा है तो फिर प्रेस क्लब आंदोलन क्यों नहीं कर रही है? रायपुर के जो प्रेस क्लब के जो पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने सरकार पे जब दबाव बनाया कि हम लोग यहीं पे आंदोलन करेंगे, इससे डर कर अभी मुझे सुनने को मिला है कि मजिस्ट्रेट ने उनको जमानत दे दी है। आपका जो सवाल है वो शायद स्थानीय प्रेस वालों के लिए हो। 2-4 ऐसे लोग हैं जो अधिकारियों के पास जाके चाटुकारिता करते हैं, इनकी पार्टी खाते हैं, इनको उनकी सवैयाँ, लिट्टी चोखा इत्यादि पसंद आती हैं समय समय पे, तो उनकी चापलूसी करने वाले लोग जितेंद्र को पत्रकार नहीं मानते हैं। और रह गई बात कि अगर जितेंद्र पत्रकार नहीं है तो मैं कहता हूं कि कोई भी पत्रकार नहीं है। पत्रकारिता वही है जो जनपक्षीय पत्रकार हो। ये जब अंतर्राष्ट्रीय संस्था वहां तक बात पहुंच जाती है, अमेरिका तक बात पहुंच जाती है, तो यहाँ के हैं कुछ 4-5 लोग जो हो सकता है ईर्ष्या रखते हो कि हमको यहाँ अंबिकापुर जैसे सरगुजा जिले की जनता ढंग से नहीं जानती, और ये लोगों से सहयोग मांग करके अपना खर्चा निकालने वाला, वो किस तरीके से जन सहयोग की पत्रकारिता के लिए आप समर्थन करें, किसी से 200 किसी से 300 जो भी मिलता है उससे ये पत्रकारिता करते हुए कैसे आज प्रदेश स्तर पर छा गया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं रायपुर प्रेस क्लब के बहुत ही अच्छे पत्रकारों का, जिन्होंने प्रशासन पर दबाव बनाया और बताया कि देखिए यदि जनता ने आपको चुना है तो कहीं ना कहीं उसमें पत्रकारों की भी भूमिका रही है। मैंने देखा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए पत्रकारों का कहना था कि जब भूपेश सरकार आ रही थी तो उस समय उनके प्रमुख 4 सलाहकारों में 3 पहले पत्रकार थे। तो पत्रकारों को ये लगा
कि कहीं ना कहीं वो आगे जा करके पत्रकारों की स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए वो काम करेंगे। लेकिन अभी मैं जैसा देख रहा हूँ ज़्यादातर पत्रकार कहते हैं कि वह सलाहकार भी वहाँ जा करके कहीं ना कहीं चाटुकार बन गए और इस वजह से पत्रकारों पे हमला हो रहा है। आप सलाहकारों की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई पत्रकारिता छोड़ के राजनीति में जाना चाहता है तो उसकी अपनी इच्छा है, कोई आपसे पूछ के क्यों नहीं जाएगा? अगर पत्रकार समूहों ने ये सोचा कि भाई पुरानी सरकार में हम पे बहुत अत्याचार हो रहा है तो हमारे इस ग्रुप में से 2-3 पत्रकार जा रहे हैं और आने वाली सरकार को समर्थन कर रहे हैं, तो इन पत्रकारों ने कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट किया होगा, आने वाली सरकार को सपोर्ट किया होगा। आप अपने बूते पे अगर सरकार बना लेते तो बिल्कुल आपको हक था, अपनी इच्छा सुनते, लेकिन आपको वहां पे तरजीह मिली है एक पत्रकार होने के नाते और आप वहां पर जा करके अगर अपने पत्रकार साथियों को भूल जाते हैं तो मैं समझता हूं आप नैतिक अपराध करते हैं और उनके अगर इस बात पे आरोप में पत्रकारों का सही है तो वो नैतिक अपराधी हैं। ये थे अकील जी जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। अगर आप भी खोजी पत्रकारिता को जिंदा रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह आवाज़ लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।